हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड के लिए, इसका माइनर टेस्ट नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 15/6/2025 को। और ये आपके रहने वाला है दूसरा प्रश्न पत्र SST विषय का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट लेवल 2 साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट लेवल 2 SST से तैयारी कर रहे हो, तो इनके भी कलाम एकेडमी के जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उनके पेपर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, ताकि जैसे ही मैं कोई सॉल्यूशन अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकन के लिए गए विचलनों का योग है वो शून्य होता है। तो विचलनों का योग जो है वो शून्य कौन से माध्यम से अगर हम लेते हैं तो उसमें शून्य होता है, तो वो आपका आ जाएगा इसमें भाई समांतर माध्य से। अगर आप विचलन लेते हो तो उसमें आपको विचलनों का जो योग मिलेगा वो हमेशा शून्य मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको कुछ संख्या पॉजिटिव मिलेगी, बीच में जीरो आएगा, फिर नेगेटिव मिलेगी, जो यहाँ पॉजिटिव आ रही है वही वापस यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है, तो इनका अगर योग करोगे आप तो आपको जीरो ही मिलने वाला है। इसलिए इसका समांतर जो माध्य है ये लेने पर इनका जो विचलनों का योग होगा वो क्या होने वाला है, जीरो रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो चरम मूल्यों का जो प्रभाव है वो न्यूनतम किस में होता है, तो इसमें आपको आ जाएगा बहुलक के अंदर जो चरम मूल्य होते हैं उनका वो मध्य या उनका प्रभाव जो है न्यूनतम रहता है भाई बहुलक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, यदि बहुलक तथा मध्य क्रम में से 30 तथा 35 दिए हुए हैं तो मध्य का को ज्ञात कीजिए। तो मध्य का कैसे आएगी, तो इसमें आपको दे रखे हैं बहुलक दे रखा है और मध्य दे रखा है कि बहुलक 30 है और मध्य वो 35 है, तो इसमें मध्य का क्या होगी, तो मध्य का आपके इसमें रहने वाली है 30.33 इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बहुलक पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक आपका जाएगा 62.4 इसमें बहुलक रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, समांतर माध्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपको पहले दे रखा है कि यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला औसत है और यह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है और यह सभी अवलोकनों पर आधारित होता है और समांतर माध्य से मदों के विचरण का योग सदैव शून्य के बराबर नहीं होता है, शून्य के बराबर होता है भाई। ये इसमें आपके गलत रहने वाला है, बाकी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति माप की रेखा चित्रीय विधि से गणना नहीं की जा सकती। यानी कि कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जिसकी गणना है वो रेखा चित्रीय विधि से हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई समांतर माध्य जो है इसका हम रेखा चित्र विधि के माध्यम से आकलन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर, 7 में दे रखा है कि माना कि प्रतिमा आय कुल 6 परिवारों की निम्न प्रकार से रुपए में है, ठीक है ना। 6 परिवारों की आय आपको दे रखी है कि पहले की है 1600 रुपये, दूसरे की 1500 रुपये, तीसरे की 1400 रुपये, चौथे की 1525, 1625 और 1632। तो परिवारों की औसत आय कितनी होगी, तो इसमें आप अगर औसत ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगी 1547 परिवारों की औसत आय आने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 8 नंबर, बहुलक का सही माप है। तो बहुलक माध्यिका और मध्य के बीच जो संबंध है इसमें से कौन सा संबंध है वो सही रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मध्य आपके रहने वाला है अभी। तो बहुलक बराबर 3 गुणा होती है माध्यिका और उसमें से 2 गुणा मध्य को घटाओगे तो आपको बहुलक प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर, एक बंटन जिसमें माध्य माध्यिका तथा बहुलक के मूल्य बराबर होते हैं कहलाता है। यानी कि एक बंटन जिसके अंदर माध्य भी बराबर हो, माध्यिका बराबर हो और बहुलक, ये तीनों मूल्य अगर बराबर दे रखे हो तो वो बंटन क्या कहलाता है, तो वो आ जाएगा आपके सम्मित बंटन कहलाता है भाई। जिसके अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर हो वो बंटन है, सीमित बंटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर, निम्न श्रेणी का समांतर माध्य क्या है। यानी कि नीचे एक श्रेणी दे रखी है, इसका समांतर माध्य क्या होने वाला है, तो वो आपका आ जाएगा इसमें 8 रहने वाला है भाई समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 11 नंबर, घाटे का बजट है। तो घाटे का बजट कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा जब व्यय आगम से अधिक हो, यानी कि आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और आपकी आमदनी कम है, तो इसका मतलब है कि आपका घाटे का बजट रहने वाला है भाई। यानी कमा तो आप 10 रुपये रहे हो और खर्च आप 20 रुपये कर रहे हो, तो इसमें आप घाटे का बजट है भाई ये तो इसलिए जब व्यय आगम से अधिक हो तो उस बजट को घाटे का बजट कहा जाता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, प्राथमिक घाटा है। तो प्राथमिक घाटा क्या है भाई, इसमें आ जाएगा प्राथमिक घाटे में आपके राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान अगर आप निकाल लोगे तो आपके आने वाला है प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच अंतर दर्शाता है। तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच जो अंतर है वो क्या दर्शाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके राजस्व घाटे को दर्शाता है भाई, तो राजस्व घाटा आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के संघीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा इंगित करता है। तो भारत का जो संघीय बजट है इसमें प्रभावी राजस्व घाटा क्या इंगित करता है, तो इसमें आपके रहने वाला भाई राजस्व घाटा माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता जो अनुदान है उसको अंकित करता है। यानी कि राजस्व घाटे में से अगर आप जो पूंजी है आपके परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान दिया गया है उसको अगर आप घटा दोगे तो प्रभावी राजस्व घाटा इंकित होने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 15 नंबर क्वेश्चन, यदि उधार एवं देय अन्य देयताएँ बजटीय घाटे में जोड़ दी जाए तब वह बराबर होता है। यानी कि उधार और अन्य देयताएँ अगर आप बजट में जोड़ रहे हो या बजटीय घाटे में जोड़ दी जाती है तब वह बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, तो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर, राजकोषीय घाटे के निम्नलिखित में से किन पर विचार किया जाता है। तो राजकोषीय घाटे में निम्नलिखित में से किन पर विचार किया जाता है वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई राजकोषीय घाटे के अंदर एक तो पूंजी व्यय देखा जाता है, दूसरा आपकी राजस्व प्राप्तियां देखी जाती है और तीसरा आपकी राजस्व व्यय देखा जाता है। यानी कि 1, 2 और 4 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 17 नंबर क्वेश्चन, एक अधिशेष घाटे का या अधिशेष खाते का अर्थ है, सॉरी घाटा नहीं है, एक अधिशेष खाते का अर्थ क्या है। तो अधिशेष खाते का क्या मतलब होता है इसमें, तो वो आपके इसमें रहने वाला है कि प्राप्तियां जो है वो भुगतान से क्या होनी चाहिए, अधिक होगी। इसका मतलब है कि वो अधिशेष खाता रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि एक सही है, इसका मतलब केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सत्र को पूरा करें। तो सत्र को पूरा करो, सूत्र को पूरा करो। इसमें क्या दे रखा है, देखो एक तरफ दे रखा है आपको सकल राजकोषीय घाटा बराबर दे रखा है आपको कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस, तो प्लस के स्थान पर ये कोष्टक में लिखा है प्रश्न मार्ग, इसके स्थान पर क्या आने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके गैर ऋण सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां जो आएगी वो इसमें आएगी। और गैर ऋण सर्जित पूंजीगत जो प्राप्तियां उनके अंदर आप राजस्व घाटा जोड़ोगे और इन दोनों के योग को अगर आप कुल व्यय में से घटा लोगे तो आपको मिलेगा सकल राजकोषीय घाटा मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब, यानी कि जमा मुद्रा जो गुणक है वो 5 कब होगा, जब आपके इसमें नकद कोष जो है इसका अनुपात 20% होगा। यानी कि जब नकद कोष अनुपात 20% होगा तो जब आप उस समय आपके जमा मुद्रा जो गुणक है वो 5 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका जाएगा M3 को विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है भाई। तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें करेक्ट रहने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल है। तो उच्च शक्ति मुद्रा के अंदर क्या शामिल है, तो वो आपका जाएगा समस्त भौतिक पेपर मुद्रा करेंसी चलन में प्लस बैंक कोष केंद्रीय बैंक के पास, ये सब इनका योग करोगे तो इसमें आपके उच्च शक्ति मुद्रा प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर, निम्न में से किसे समग्र मुद्रा साधन कहा जाता है। तो समग्र मुद्रा साधन कहा जाता है, इसमें आपका जाएगा M3 को समग्र मुद्रा साधन कहा जाता है अभी। तो इसमें दे रखा था आपके विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, तो वो भी M3 था, और समग्र मुद्रा साधन है उसको भी आप M3 से कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर, रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक साख नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। तो चयनात्मक साख नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है, तो वो आपका जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो इसमें चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत उपकरण नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, रेपो और रिवर्स रेपो उपकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है इनके उपकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो आपको चयन करना था। तो इसमें सत्य कथन आ जाएगा आपको 3 नंबर कि रेपो के तहत RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है या और रिवर्स रेपो के तहत RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। यानी कि अगर RBI किसी को पैसे दे रहा है तो वो देता है रेपो रेट पर, और RBI किसी से पैसे उधार ले रहा है तो वो लेता है आपके रिवर्स रेपो रेट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, निम्नलिखित में से परिणात्मक साख नियंत्रण पद्धतियों की पहचान कीजिए।
यानी कि परिणात्मक नियंत्रण साख पद्धतियाँ निम्न में से कौन कौन सी है उसका आपको चयन करना है। तो देखो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है, तो चयनात्मक रहने वाली साख पद्धतियाँ इसमें आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपके बैंक दर, और उसके बाद रहने वाली खुले बाजार की क्रियाएँ, उसके बाद रहने वाली है आपके परिवर्तनशील संचय जो अनुपात है ये भी इसमें शामिल रहने वाला है, और फिर आ जाएगा आपके वैधता तरलता अनुपात, तो ये भी इसके अंदर रहने वाला है। यानी कि 1, 2, 4 और 6 जो है वो आपके परिणात्मक साख नियंत्रण पद्धतियों को पहचान रह जाएगी। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 4 और 6 रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से कौन विस्तृत मुद्रा M3 में शामिल किए जाते हैं। तो विस्तृत मुद्रा के अंदर कौन कौन शामिल है वो आपको इसमें बताना है। तो वो आ जाएगा, एक तो जनता के पास मुद्रा वो भी शामिल है, बैंक के पास मांग जमा वो भी शामिल है, बैंक के पास सावधि जमा वो भी शामिल है, RBI के पास अन्य जमा तो वो भी शामिल है। यानी कि अगर विस्तृत मुद्रा देखोगे आप तो जितनी भी मुद्रा है वो सारी की सारी इसमें शामिल रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का जो दुष्चक्र का अवधारणा दी गई ये किससे संबंधित है। तो वो आ जाएगा आपके नरकस्य से संबंधित रहने वाला है। अभी निर्धनता का दुष्चक्र है वो नरकस्य से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। तो कौन सा गरीबी का कारण नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके सामाजिक समावेश जो है ये गरीबी का कारण नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी का औपचारिक आकलन 2014 में रंगराजन समिति द्वारा 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों के उपयोग से किया गया था। इस कमेटी के द्वारा गरीबी का आकलन कितना किया गया है। तो इस कमेटी ने बताया कि गरीबी का जो आकलन कितना किया गया तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी 29.5% जो है वो गरीबी का आकलन किया गया था। नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कुल संख्या से अनुपात कहलाता है। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बटा कुल संख्या का जो अनुपात है ये क्या कहलाता है। तो वो आ जाएगा आपके हेड काउंट अनुपात, यानी कि सिर जो संख्या है सिर काउंट, यानी कि हेड काउंट जो अनुपात है वो आपके इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 31 नंबर क्वेश्चन, 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत जनता थी। तो 2011-12 की जनगणना या फिर गरीबी रेखा देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जनता थी। तो इसमें आपके रहने वाला है 21.9% जनता जो थी वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी 2011-12 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर देखो 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी संस्था जो है वो उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपका आ जाएगा नीति आयोग जो है ये इसमें गरीबी का अनुमान लगाने के लिए उत्तरदायी रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 33 नंबर, निर्धनता मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो सही कौन सा वो आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है हेड काउंट रेशियो निर्धनता के पैमाने को मापता है, बिल्कुल सही है भाई। हेड काउंट रेशियो जो होता है ये निर्धनता के पैमाने को मापता है। फिर दे रखा है निर्धनता अंतराल सूचकांक निर्धनता के पैमाने घटना और गंभीरता दोनों को मापता है, बिल्कुल सही है भाई। ये घटना को भी मापता है और कितनी गंभीर निर्धनता है उसको भी मापन करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों ही है वो कोड सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 134 नंबर, यदि व्यक्ति जो प्रचलित मुद्रा दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। यानी कि प्रचलित मुद्रा दर पर काम करने के लिए अनिच्छुक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो आ जाएगा आपके स्वैच्छिक बेरोजगार, यानी कि वो अपने इच्छा से बेरोजगार है अभी, उनको काम मिल रहा है लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, वो अपनी इच्छा की वजह से या इच्छा से बेरोजगार बैठे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ किया गया। तो वो आ जाएगा आपके 2 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखो भाई 136 नंबर, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो जो फिलिप्स वक्र है ये निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो फिलिप्स वक्र में जाएगा आपके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है भाई। फिलिप्स वक्र का संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर आपको दे रखा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा बेरोजगारी की निम्न 3 अवधारणाएं विकसित की गई है। तो कौन कौन सी अवधारणा है वो देखो पहले तो आप। तो इसमें आपको सबसे पहले अवधारणा दे रखी है कि सामान्य स्थिति, यानी कि बेरोजगारी की जो सामान्य स्थिति होती है वो क्या होती है। देखो
यह सामान्य क्रिया स्तर का निर्धारण करती है, रोजगार युक्त या बेरोजगार या फिर श्रम शक्ति से बाहर। बिल्कुल सही है। सामान्य स्थिति जो आती है इसमें वो यही देखता है कि एक तो रोजगार है या फिर रोजगार युक्त है या फिर नहीं है, दूसरा देखता है कि बेरोजगार है या फिर नहीं है, तीसरा देखता है कि श्रम शक्ति से बाहर है या फिर नहीं है। तो इसमें आपकी पहली इसमें सही रहने वाली है। और फिर आता है, देखो इसमें दे रखा है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, इसके द्वारा 7 दिनों के पहले के काल के संदर्भ में एक व्यक्ति की गतिविधि का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई। फिर दे रखा वर्तमान दैनिक स्थिति, तो इसके अंतर्गत पहले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए एक व्यक्ति की गतिविधि पर विचार किया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई। तीनों ही परिभाषा इसमें आपके सही परिभाषा रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है। यानी कि NSO के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक बेरोजगार वाला राज्य जो है वो आपके रहने वाला भाई केरल राज्य है। केरल के अंदर सर्वाधिक बेरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI का प्रतिपादन किया गया। तो जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपका आ जाएगा इसमें MD मोरेस के द्वारा इसका प्रतिपादित किया गया, MD मोरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर, किस वर्ष से UNDP लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। तो किस वर्ष से UNDP जो है वो लगातार मानव विकास रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो वो आपका जाएगी 1990 से लगातार UNDP है वो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। नेक्स्ट देखो, किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक क्या है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास का सूचक होता है वो आपको रहती है राष्ट्रीय आय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। तो किसको संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया, तो वो आपके इसमें रहने वाला है नीति आयोग को इसका दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, सतत विकास कार्यक्रम 2023 किसने शुरू किया। तो सतत विकास कार्यक्रम 2030 जो है ये आपके शुरू किया गया अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट देखो भाई 44 नंबर, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो सत्य कथन की आपको पहचान करनी, कौन सा कथन इसमें सत्य रहने वाला है। तो पहला दे रखा है आपको, सतत विकास लक्ष्य सभी राष्ट्रों के लिए सार्वभौमिक है। बिल्कुल सही है भाई, सभी देशों के लिए सार्वभौमिक है। फिर दे रखा है आपको, संयुक्त राष्ट्र ने इन लक्ष्यों को ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज के द्वारा अपनाया गया। बिल्कुल सही है। सतत विकास जो कार्यक्रम है इसका ये थीम जो है ये रहने वाली है, इसका शीर्षक ये रहने वाला है अभी कि ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और तीसरा दे रखा है, सतत विकास लक्ष्य सभी राष्ट्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो बाध्यकारी ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन ये आपके दोनों ही सही रहने वाले 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, सतत विकास के किस लक्ष्य के अंतर्गत ऊर्जा को शामिल किया गया है। यानी कि SDG का कौन सा लक्ष्य है जिसके अंतर्गत ऊर्जा को शामिल किया गया, तो वो आपका जाएगा SDG 7 जो है इसके अंतर्गत ऊर्जा को शामिल किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर, सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथनों पर विचार करो। क्या दे रखा है देखो, पहला कथन आपको दे रखा है इसमें 17 SDG एवं 169 टारगेट्स जिन्हें सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। तो ये इसमें आपके बिल्कुल सही है भाई। दूसरा दे रखा है देखो, 2030 के इस वैश्विक एजेंडे की केंद्र में सार्वभौमिकता का सिद्धांत कोई भी पीछे ना रहे। तो बिल्कुल सही है भाई, कोई भी पीछे ना रहे, इस वैश्विक एजेंडे के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। फिर दे रखा है 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये भी इसमें सही है भाई। फिर दे रखा है सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG में वर्तमान में 17 लक्ष्य है और 269 टारगेट्स है। तो ये इसमें आपका गलत हो जाएगा, 269 नहीं है भाई, 169 टारगेट है और 17 इसमें लक्ष्य रहने वाले हैं, ठीक है ना। और 193 सदस्य देशों ने इसको अपनाया है। तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। इनके ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको हरित लेखांकन भी कहा जाता है, तो वह आपके इसमें आ जाएगा पर्यावरण लेखांकन जो है इसको हरित लेखांकन भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट देखो 48 नंबर,
पर्यावरण लेखांकन शब्द का प्रयोग पहली बार 1980 के दशक में किसने किया था? तो पर्यावरण लेखांकन शब्द का प्रयोग पहली बार 1980 के अंदर किसने किया था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा प्रोफेसर पीटर वुड के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था 1980 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर। हरित लेखांकन का अर्थ है कि देश की राष्ट्रीय आय को मापना जिसमें निम्नलिखित का अनुमान लगाया जाता है। तो हरित लेखांकन के अंतर्गत किस किस आय का या फिर मापन का अनुमान लगाया जाता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा प्रदूषण और पर्यावरण क्षति का अनुमान लगाया जाता है कि भाई आपने इतना विकास किया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विकास की वजह से हमारा पर्यावरण है वो कितना नुकसान हुआ है, पर्यावरण कितना प्रदूषित हुआ है, इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे कहते हैं हरित लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत एसडीजी सूचकांक 2024 में सबसे ऊपर रहा है? यानी कि कौन सा राज्य है जो कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था एसडीजी सूचकांक 2024, इसमें सबसे ऊपर रहा है? तो सबसे ऊपर में आया भी आपके उत्तराखंड और केरल जो है ये सबसे ऊपर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर। 51 में आपको दे रखा है नीति आयोग द्वारा 12 जुलाई 2024 को प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में राजस्थान राज्य किस श्रेणी में शामिल हो गया है? तो राजस्थान राज्य जो है वो कौन सी श्रेणी में शामिल हुआ है एसडीजी के अंदर? तो वो आपके इसमें आ जाएगा फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर शामिल है भाई, फ्रंट के अंदर राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट देखो 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है नीति आयोग के संदर्भ में नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग जो पढ़ते हैं हम, इसके अंदर नीति लिखते हैं हम NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? तो इसमें जो इसकी फुल फॉर्म जो आएगी वो आपको आ जाएगी भाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है अभी। तो नीति आयोग, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऐसी संस्था जो भारत को बदल रही है या भारत का विकास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग जो है ये कब अस्तित्व में आया? तो वो आपका आ जाएगा 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग अस्तित्व में आया था। और ये किसके स्थान पर आया है? तो ये पहला इसके स्थान पर था योजना आयोग। योजना आयोग को इसने रिप्लेस करके इसका नाम कर दिया नीति आयोग, और इसमें कुछ नए फीचर जोड़ करके नीति आयोग नाम से इसको जारी कर दिया 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट देखो भाई 54 नंबर। नीति आयोग किस प्रत्यागमन पर कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है वो किस प्रत्यागमन पर कार्य करता है? तो इसमें आपके रहने वाला है अभी नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यागमन पर कार्य करता है। तो नीचे से ऊपर की ओर ही कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो आपका जाएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि SDR 2025 में विश्व के 193 देशों के मानव विकास सूचकांक जारी किए गए, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो आपके रहने वाला 130वां स्थान भारत का आ जाएगा SDR 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। 193 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो 130 पे लगी हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब को कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है रिपोर्ट का शीर्षक जो है द मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन एज ऑफ AI, ये इसका शीर्षक है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है आपके सर्वोच्च HDI आइसलैंड एवं निम्नतम HDI दक्षिणी सूडान का रहा है, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो आइसलैंड का रहा है और सबसे बुरा प्रदर्शन जो है वो दक्षिण सूडान का रहा है। तो बिल्कुल सही है। भारत का HDI 0.685 रहा है जो कि गत वर्ष से अधिक है, तो ये भी इसमें सही है। भारत और बांग्लादेश दोनों का HDI 0.685 रहा है, यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों है, इसमें मानव विकास का जो हुआ है वो दोनों बराबरी हुआ है भाई। ठीक है ना। 0.685 इसमें विकास हुआ है और ये भारत है वो 130वें स्थान पर है, अभी रैंक 130वीं आने वाली है इसके HDI के अंदर। तो इसमें आपके चारों ही कथन है वो सत्य आने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 58 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में मानव विकास के विभिन्न आयामों में भारत की स्थिति के संबंध में सही है। तो भारत की स्थिति के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है वो देखो। तो इसमें आपके पहला दे रखा है कि भारत की जीवन संभावना वर्ष 2023 में 72 वर्ष आंकी गई, यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत के अंदर है वो एवरेज लोग 72 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, ये इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। दूसरा दे रखा है इसमें कि वर्ष 2023 में भारत की सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 9,047 अमेरिकी डॉलर आंकलित की गई है। तो ये दोनों ही कथन इसमें आपके सत्य रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका कथन सही हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट देखो भाई 59 नंबर, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019-21 के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें तो इसके अंदर क्या क्या शामिल किया गया वो आपको इसमें देखना है। तो इसमें आपके रहने वाला है अभी, एक तो आ जाएगा भारत की बहुआयामी निर्धनता दर है वो घटकर 2025 और 2021 के दौरान 25% से लेकर 15% हो गई है, तो बिल्कुल सही है इसमें। फिर दे रखा 2015 से 21 की अवधि में 15.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हो गए हैं, तो ये भी इसमें सही है भाई। तो दोनों ही विकल्प आपके इसमें सही रहने वाले हैं। तो 59 में आपके 3 हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी सूचकांक 12 सूचकांक पर आधारित है, निम्न में से कौन सा सूचकांक है वो उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा सूचक है वो शामिल नहीं है, वो आपको इसमें चयन करना था। तो इसमें आ जाएगा जीवन संभावना जो है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी पोषण शामिल है, मातृ और स्वास्थ्य जो है वो भी शामिल है, और स्वच्छता वो भी शामिल है। बाकी जीवन संभावना जो है ये इसमें शामिल नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट देखो भाई 61 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक निर्धन राज्य जो है वो आपका जाएगा बिहार राज्य जो है ये सबसे निर्धन राज्य रहने वाला है अभी। जी हाँ, बिहार के लल्ला, ठीक है, सबसे गरीब राज्य बिहार रहने वाला अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 से 21 में भारत का हेड काउंट रेशियो 15 रहा है, जो निम्न में से कौन सा राज्य के हेड काउंट रेशियो के समान है। यानी कि अगर ओवरऑल भारत का अगर हेड काउंट रेशियो देखा जाए तो 15 रहा है 2019 से 21 के मध्य, और ये 15 जो है कौन से राज्य का भी रहा है वो आपको इसमें पूछा गया है। तो वो आ जाएगा राजस्थान का भी हेड काउंट रेशियो जो है वो कितना रहा है, तो 15 ही रहा है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 53 नंबर क्वेश्चन, HDR 2025 में निम्न में से कौन से पड़ोसी राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। तो भारत से अधिक है वो कौन से पड़ोसी का है, तो वो आ जाएगा आपको जो भूटान है उसका मानव विकास रिपोर्ट जो आई थी वो भारत से भी अच्छी आई थी, यानी कि भारत से भी अच्छी स्थिति में वहाँ लोग जी रहे हैं। और यहाँ पे जो सारा कुछ चल रहा है वो भारत के लोन पे चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि इन सबको जीवन दे रहा है वो भारत दे रहा है और हम सबसे अच्छा दे रहा है। ये भी ध्यान रखना आप कि भूटान के अंदर HDI रिपोर्ट के अनुसार भारत से अच्छी स्थिति है, वहाँ के लोगों की जीवन जीने की शैली है वो भारत से अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, निम्न पदों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 64 में दे रखा है कुछ पद दे रखे हैं आपको और पूछा है कि इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी माध्यिका आपको आ जाएगी भाई 8, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो निम्न श्रेणी का आपको बहुलक पूछा है, तो इसमें आपके बहुलक रहने वाला है 250, इसमें बहुलक आ जाएगा। देखो भाई माध्यिका अगर आप ज्ञात करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो आंकड़ों को, या फिर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, और फिर जो बीच में आ रहा है उसको माध्यिका हो जाएगी। और फिर दे रखा बहुलक, तो बहुलक का मतलब है कि जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जैसे इसमें 12 है वो 250 के मध्य जो आई है 250, इस पर 12 श्रमिक आ रहे हैं, तो मतलब सर्वाधिक बार कौन आ रहा है, 250 से आ रहा है, तो ये इसमें बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक का मतलब सबसे अधिक जिसकी काउंट हो रही है या फिर सबसे अधिक आवृत्ति हो रही है वो उस संख्याओं का बहुलक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर देखो, तो 66 में आपको दे रखा है इसमें कि लाटी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो लाटी क्लब की स्थापना वो किसने की थी, तो वो आपका जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने लाटी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो 67 नंबर, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की रूपरेखा वो प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट देखो भाई 68 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सही रहने वाला है। तो सूची 1 में दे रखा है पहला नेतृत्वकर्ता कि लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो वो आ जाएगा आपके पंजाब, यानी कि लाला लाजपत राय जो है वो पंजाब से संबंधित थे और वहीं पे आंदोलन वगैरह करते थे और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन में भाग के लिए मतलब प्रोत्साहित करते थे, मोटिवेट करते थे, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है सैयद हैदर रजा। तो जो सैयद हैदर रजा है इनका संबंध था भाई दिल्ली से, तो सैयद साहब अपने दिल्ली से थे, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर आ रखा तिलक, तो तिलक तो आप सबको पता ही है महाराष्ट्र शामिल है अभी, तो महाराष्ट्र इलाका इसमें रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा तिलक में आ जाएगा 4। फिर दे रखा चिदम्बरम पिल्लई, तो इनका आ जाएगा आपके मद्रास से, नाम से पता चल रहा है मद्रासी है, तो 1 नंबर, यानी कि 3 2 4 1, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 69 नंबर देखो, बंगाल विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल व असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे बनाया गया। यानी कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल और असम का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया वो किसको बनाया गया, तो वो आ जाएगा आपके ब्रूमफील्ड
फुलर को उसका गवर्नर जनरल बनाया गया था भाई। पूर्वी बंगाल और असम का ब्रूमफील्ड को बनाया गया भाई, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? यानी कि पहले ब्रिटिश राज्य की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, इसके बाद उन्होंने दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी, तो वो कब की गई? तो वो आ जाएगी आपके 12 दिसंबर 1911 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाया था ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट देखो भाई 71 नंबर, महात्मा गांधी ने भारतीयों से रॉलेट अधिनियम का अहिंसापूर्ण विरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो ये कब किया था कि आप रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसापूर्ण विरोध दिवस मनाओ? तो ये कब मनाया गया? तो वो आ जाएगा आपके 6 अप्रैल 1919 के अंदर ये दिवस मनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने की निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? यानी किसने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन है इसके दौरान भारतीयों ने जो विदेशी कपड़े जलाए थे वो एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने कहा था? तो इसमें आपका जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर, साइमन कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइमन कमीशन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इस पर विचार करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है बम्बई पहुंचा था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? तो बम्बई पहुंचा था भाई। इसके बाद आपको पूछा है कि इसमें 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किए गए थे, बिल्कुल गलत है अभी, भारतीय इसमें कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। फिर दे रखा है लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, बिल्कुल सही है भाई। और फिर दे रखा है लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो 3, 4 और 1 इसमें कथन सही रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 74 नंबर, दांडी मार्च व सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। तो दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य है वो आपको इसमें पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में एक अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, बिल्कुल इसमें भी सही है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च जो यात्रा जो है वो शुरू की थी और 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली थी भाई। फिर दे रखा है दांडी यात्रा में गांधी जी सहित 79 व्यक्तियों ने भाग लिया था, ये भी इसमें सही है भाई। गांधी जी के समेत 79 लोगों ने इस यात्रा के अंदर भाग लिया था भाई। और फिर दे रखा है कि सरोजनी नायडू ने गांधी जी को दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने के लिए मनाया था, ये इसमें आपके गलत आ जाएगा। इसमें सरोजनी नायडू ने इसको गांधी जी को नहीं मनाया था, तो ये आपके इसमें कथन गलत आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका एकदम सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 75 नंबर, गांधी जी द्वारा हरिजन यात्रा का आयोजन किया गया। तो गांधी जी के द्वारा हरिजन यात्रा का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इसमें आपका आ जाएगा 1933 से लेकर 34 के मध्य जो है वो हरिजन यात्रा का आयोजन किया गया गांधी जी के द्वारा। फिर देखो 76 नंबर, महात्मा गांधी ने किसके प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी? यानी कि महात्मा गांधी ने किसके प्रस्ताव को कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक है। किसके बारे में कहा था? तो वो आ जाएगा आपके क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था गांधी जी ने कि ये जो क्रिप्स मिशन आया है इसके जो प्रस्ताव है वो पोस्ट डेटेड चेक के बराबर रहने वाले हैं, जिससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखो भाई 77 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उत्साह मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन यानी कि कांग्रेस रेडियो को संचालित करने के लिए सहयोग किया था? यानी कि उत्साह मेहता को गुप्त रेडियो स्टेशन पर कांग्रेस रेडियो को संचालित करने के लिए सहयोग किसने किया था? तो वो आपका जाएगा राम मनोहर लोहिया ने इसका सहयोग किया था भाई, उत्साह मेहता का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करो। इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है आपको यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही। अभी क्रिप्स मिशन से असफल हुआ तब इसके बाद इसको शुरू किया गया था। फिर दे रखा है इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेवी देसाई और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था, यानी कि इनको होम अरेस्ट किया गया था। जो कहते हैं आगा खा पैलेस है वहाँ पे इनको नज़रबंद किया गया था, गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी जी को और महादेवी देसाई जी को और सरोजनी नायडू जी को, तो चारों को ही वहाँ पे नज़रबंद किया गया था। तो इस पैलेस का नाम ध्यान रखना भाई, आगा खां पैलेस के अंदर इनको नज़रबंद किया गया था। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 79 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली
समांतर सरकार बलिया में बनी थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, एक साइड तो ये आंदोलन चल रहा था, दूसरी साइड एक सरकार बना दी गई समांतर सरकार बलिया के अंदर। तो ये सरकार के नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेता आपका आ जाएगा भाई चिंटू पांडे जो है। इन्होंने कहा था कि आंदोलन हो रहा है तो अभी भारत तो आज़ाद हो ही जाएगा, ऐसा करो कि अपनी सरकार यहाँ पे बना ही दो। तो बलिया के अंदर इन्होंने अपनी सरकार बना दी चिंटू पांडे के नेतृत्व में। कहते हैं ना, वो कहा कि भाई हमारा नेता कैसा हो तो चिंटू पांडे जैसा हो, ऐसा करके इन्होंने अपनी सरकार बलिया के अंदर ही बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्नांकित में से कौन सा वकील 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में INA के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था? यानी कि कौन सा वकील है जो 1945-46 के अंदर दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पे INA के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई भुल्ला भाई देसाई जो है, ये वहाँ पे ये वकील के रूप में वहाँ गए थे और INA के मुकदमे के रूप में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार स्थापित की, इसका प्रचार और प्रसार मंत्री किसे बनाया गया? यानी कि प्रसार और प्रचार मंत्री जो बनाया गया वो किसको बनाया गया था? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई AS अय्यर को इसमें प्रचार और प्रसार मंत्री बनाया गया था कि आपको प्रसार करना है और प्रचार करना है, पर्चे बांटो बस, ठीक है ना। तो AS अय्यर को बनाया गया। नेक्स्ट देखो भाई 82 नंबर। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा कि ये भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार के समान है? तो ये कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके सरोजिनी नायडू ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है ये भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार के समान है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 83 आपको दे रखा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में कौन से कथन है वो सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, इसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। बिल्कुल सही है। अभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1924 के अंदर होती है। दूसरा आपको दे रखा है, इस संगठन के घोषणा पत्र का नाम द रिवोल्यूशनरी था। बिल्कुल ये भी सही है भाई, इस घोषणा पत्र का नाम भी यही था कि द रिवोल्यूशनरी। और फिर आता है कि भगत सिंह इसके सदस्य थे, तो ये गलत आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसमें गलत है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसमें सही है, लेकिन इसमें आपको एक ही पूछा गया है, तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सही रहने वाले हैं भाई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बोनस मिला होगा शायद तक, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सही है भाई। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसका घोषणा पत्र था वो भी द रिवोल्यूशनरी रहने वाला है, रिवोल्यूशनरी। तो 83 का 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखो भाई 84 आपको दे रखा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? यानी कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, वो कौन से केस के तहत इनको फांसी दी गई? तो वो आ जाएगा आपके लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी दी गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 नंबर। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली में किए गए धमाके के बाद फेंके गए पर्चे के अंत में कमांडर इन चीफ बलराज का नाम था। बलराज किसका छद्म नाम था? तो जो बलराज है ये किसका छद्म नाम था? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई चंद्रशेखर जो आज़ाद जी है, इनका जो छद्म नाम था वो बलराज रहने वाला है। कि भाई जो होता है ना एक कि भाई हाँ ये मुख्य है, तो उनका जो नीचे नाम लिखा जाता है कि भाई ये इनके मुख्य है, तो वहाँ पे बलराज जो लिखा गया था उस पर्चे के नीचे बलराज, तो वो बलराज जो नाम था वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ही था। नेक्स्ट देखो भाई 86 नंबर। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा भारत के 33 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। ये कथन किसका था? यानी कि ऐसा कौन सा देशभक्त है जिसने कहा था कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और भारत के जो 38 करोड़ देशवासी है उनकी स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूँगा? तो ये कहने वाले आपका जाएगा भाई सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की है वो कब की थी? तो इसमें आपका आ जाएगा 3 मई 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो भाई 88 नंबर। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है ये करने वाला आपका जाएगा रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर। निम्नांकित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया था? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 के अंदर कौन से द्वीप का नाम है वो शहीद द्वीप रखा था? तो इसमें आपके रहने वाला अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था 1943 के अंदर, और सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था। तो काकोरी कांड में शामिल कौन नहीं थे उसको आपको पहचानना है। तो इसमें आ जाएगा आपके जो राजगुरु है ये काकोरी कांड में शामिल नहीं थे, बाकी इसमें बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल्लाह इसमें शामिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी जो है वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन भाग किसने नहीं लिया, तो राजगुरु ने इसमें भाग नहीं लिया था। राजगुरु थे वो लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे जिसके कारण इनको फांसी हुई थी। नेक्स्ट देखो भाई 91 नंबर, नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी। तो नासिक के कलेक्टर साहब थे जिसका नाम था जैक्सन, इनकी हत्या किसने की, तो वो आ जाएगा आपके अनंत काहनरे जो है, इन्होंने नासिक के कलेक्टर इनकी जैक्सन की हत्या की थी, अनंत काहनरे। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था। यानी जो चटगांव आर्मरी रेड थी एक अलग से सेना बना दी गई थी असम मेघालय साइड में, तो इनसे संबंधित कौन थे, तो वो आपके इसमें रहने वाला सूर्य सेन जो है इनसे संबंधित रहने वाला, चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 नंबर दे रखा है आपको, 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो 1909 के अंदर लंदन के अंदर कर्जन जो वायली है इसकी हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो वो आपका जाएगा मदन लाल ढींगरा जो है उनकी हत्या है, वो कर्जन वायली की हत्या करने वाला क्रांतिकारी रहने वाले हैं भाई, मदन ढींगरा। नेक्स्ट देखो भाई 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इंडियन रिपब्लिक आर्मी का सदस्य नहीं था। तो इंडियन रिपब्लिक जो आर्मी है इसका सदस्य कौन नहीं थे, तो इसमें आपका जाएगा भगवती चरण वोरा जो है वो इस आर्मी के सदस्य नहीं थे। बाकी प्रीतिलता वाडेकर शामिल थे, गणेश घोष शामिल थे, कल्पना दत्त भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज जो है इसका गठन कब किया गया, तो वो आ जाएगा आपके 1942 के अंदर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखो, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान मुख्यालय कहाँ था। तो आज़ाद हिंद जो फौज है इसका प्रधान मुख्यालय है वो कहाँ पे था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो आ जाएगा आपके रंगून के अंदर इनका हेडक्वार्टर रहता है आज़ाद हिंद फौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 नंबर, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। तो कौन थे जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, तो इसमें आपका आ जाएगा भाई BC दत्त जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। बाकी रशीद अली, शाहनवाज, PK सहगल ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। बाकी BC दत्त जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे भाई। नेक्स्ट देखो 98 नंबर, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी। तो तिलक फंड की आयोग जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके असहयोग आंदोलन के समय की गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन से थोड़े दिन पहले ही जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो गांधी जी ने कहा कि इन्हीं के नाम पर कुछ पैसे इकट्ठे किए जाए। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना करके बोला कि अब कुछ पैसे इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार डाल दीजिए ताकि असहयोग आंदोलन शुरू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो कौन सा मुद्दा है जो उन मांगों का हिस्सा नहीं है जिसमें गांधी जी ने इरविन को इसमें भेजा था, तो वो आ जाएगी भारत में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता जो है ये इसमें शामिल नहीं था। बाकी संपूर्ण मद्य निषेध है और भूमि कर 50% की कमी है, नमक कर का उन्मूलन है, ये सभी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखो भाई 100 नंबर, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था। तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब स्थगित कर दिया, तो वो आपका आने वाला 1934 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो भाई 101 नंबर, निम्न में से किसने लोक उद्यमों के क्षेत्र निगम प्रारूप के गठन का सुझाव दिया था। तो लोक उद्यमों के क्षेत्र निगम प्रारूप के गठन का सुझाव देने वाले कौन थे, तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि जो लोक उद्यम है उसके अंदर क्षेत्र निगम प्रारूप का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई 102 नंबर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसकी जो 12वीं रिपोर्ट आती है इसका टाइटल क्या था, इसका शीर्षक क्या था, तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी नागरिक केंद्रित प्रशासन और अधिशासन का उदय। नागरिक केंद्रित शासन होना चाहिए और अधिशासन का उदय होना चाहिए, ये इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 नंबर, केंद्र सरकार के सेवकों के संदर्भ में लोकपाल द्वारा शिकायत किससे प्रक्षेपित की जाएगी। तो इसमें आपके रहने वाला है कि भाई जो लोग केंद्र सरकार के जो सेवक है इनके संदर्भ में लोकपाल द्वारा शिकायत है वो किससे प्रक्षेपित की जाएगी, तो वो इसमें आ जाएगा आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसमें रिपोर्ट है वो प्रक्षेपित की जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई 104 नंबर,
भारत में कुप्रशासन के नियंत्रण के लिए किसने 1960 में ओम्स्टमैन के समकक्ष संस्था की नियुक्ति समक्ष वो कक्षा की संस्था की नियुक्ति की मांग की गई थी? तो 104 में आपके रहने वाला है के.एम. मुंशी ने इसकी वो मांग की थी। नेक्स्ट देखो 105 नंबर, निम्न में से किसका ये मत था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट के समक्ष रखे जाने चाहिए? तो ये किसने कहा था? ये मत किसका रहता है? तो वो आ जाएगा आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का ये मत रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर दे रखा है। देखो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार किसी सरकारी सेवक को बर्खास्त करने या फिर हटाए जाने पर निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ परामर्श करना आवश्यक होना चाहिए? ये किस संस्था के बारे में बताया गया? तो वो आपका जाएगा कि इसके अंदर आपके संघ लोक सेवा जो आयोग है इसके साथ परामर्श कर लेना थोड़ा आवश्यक रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द है वो दिए गए थे? यानी कि जो लोकपाल और लोकायुक्त आज हम सुनते हैं तो ये शब्द है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो वो आपका जाएगा L.M. सिंघवी के द्वारा ये शब्द दिए गए थे कि लोकपाल और लोक नियुक्ति लोकयुक्त, ठीक है ना, लोकपाल और लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त से संबंधित सही नहीं है? यानी कि लोकायुक्त के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो पहला दे रखा है कि श्री K.P.U. मेनन राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि लोकायुक्त अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, तो ये कथन इसमें आपके सही नहीं रहने वाला। और राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, बिल्कुल सही है अभी 5 वर्ष रहता है। और फिर दे रखा है कि श्री I.D. दुआ जो है ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे, बिल्कुल ये भी सही है भाई। जो श्रीमान I.D. दुआ जी जो है ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर 109 नंबर आपको दे रखा है, सूचना अधिकार अधिनियम 2025 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है इसके अनुसार कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आप सूचना आयुक्त को भी हटा सकते हो? तो इसमें आता है धारा नंबर 14 जो है इसके अंतर्गत आप सूचना आयुक्त को भी हटाया जा सकता है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 110 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भ्रष्टाचार के बहुत कम मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो पाते हैं तथा सजा तो मात्र 6% लोगों को ही मिलती है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? यानी कि भ्रष्टाचार के बहुत ही कम मामले जो है वो आरोप पत्र दाखिल हो पाते हैं तथा सजा तो मात्र 6% लोगों को ही मिलती है, ये कहने वाले कौन थे भाई? तो इसमें आ जाएगा वीरप्पा मोइली जो है इन्होंने ये कथन कहा था भाई। नेक्स्ट देखो भाई 111 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो वो राज्य आएगा आपके उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भारत में लोकपाल या लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति दी है? यानी कि किसने इसको परामर्श दिया था? कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि भाई लोकपाल और लोकायुक्तों की संस्थाओं की आपको स्थापना करनी चाहिए? तो ये परामर्श देने वाला आपका जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखो 113 नंबर, निम्नांकित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कौन सा प्रतिवेदन ई गवर्नेंस के लिए समर्पित है? तो ई गवर्नेंस के लिए कौन सा प्रतिवेदन है वो समर्पित है? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई 11वां प्रतिवेदन जो है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का ई गवर्नेंस को समर्पित प्रतिवेदन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 114 नंबर, भारतीय उच्च न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में सत्यनिष्ठा और नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए, यह सुझाव निम्नांकित में से किसने दिया था? तो ये सुझाव देने वाले आपका आ जाएगा इसमें कि द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग बना था इसने सुझाव दिया था कि जो उच्च पदों पर है इनकी सत्यनिष्ठा और नैतिकता की है वो सुनिश्चित रूप से जांच कर लेनी चाहिए, उसके लिए उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ये कहने वाला आ जाएगा आपके भाई द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों में से शासन में नैतिकता पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन है? तो शासन में नैतिकता के लिए कौन सा प्रतिवेदन रहता है? तो वो आ जाएगा आपके चतुर्थ प्रतिवेदन जो है वो शासन में नैतिकता से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 116 नंबर दे रखा है, भारत की लोक सेवाओं में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ संबंधों का समाधान पाने के लिए निम्नांकित में से
किसने कार्यात्मक सेवाओं और गैर कार्यात्मक सेवाओं पर आधारित नई प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का निर्माण सुझाव दिया था? तो वो कौन थे? इसमें आ जाएगा आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए थे भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने यह अभिशंसा की कि राज्य मुख्यालय और जिला के मध्य कोई मध्य स्तरीय प्रशासन के स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है? तो ये अभिशंसा करने वाले कौन थे? तो इसमें आपको आ जाएगा द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने भी ये अभिशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 नंबर, निम्नांकित में से किसने यह अनुशंसा की है कि जिला स्तर पर इनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाली एक एकीकृत शासकीय संरचना होनी चाहिए? तो ये कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये अनुशंसा की गई। नेक्स्ट देखो भाई 119 नंबर, एक राष्ट्रीय लोक शासन संस्थान की NIPA स्थापित किया जाए जो लोक सेवा में परसों उत्सुक उम्मीदवारों के लिए कोर्सेज का संचालन करे। यह अनुशंसा किसके द्वारा दी गई? तो यह अनुशंसा किसके द्वारा दी गई है? तो वो आ जाएगा आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने कार्मिक प्रशासन के 10वें प्रतिवेदन में ये कहा गया था भाई। तो 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 120 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करते समय उसकी पावती रसीद दी जानी चाहिए। यह अनुशंसा किसने दी थी? यानी कि कर्मचारियों की जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आती है इसके समय उसकी वो पावती रसीद भी दी जानी चाहिए। यह अनुशंसा है वो ये अनुशंसा किसने की थी? तो वो आ जाएगा आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 नंबर, भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण और सुरक्षा उपायों को शिथिल करते हुए उन पर अभियोग चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 को निरसित किए जाने का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन के अंदर किया था? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई चतुर्थ प्रतिवेदन के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 122 नंबर, एक पूर्ण कानून सूचना के अधिकार के लिए बनाए जाने की आवश्यकता और व्यवहार्यता का परीक्षण किए जाने हेतु गठित कार्यदल का मुख्य कौन था, जिसके बाद सन 2000 में इस हेतु बिल ड्राफ्ट भी किया गया था? तो उसके भाई मुख्य कार्यकारी दल के मुख्य कौन थे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा HD सॉरी जो थे वो उस कार्यकारी दल के मुखिया थे। नेक्स्ट देखो भाई 123 नंबर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा तैयार कितने प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा कितने प्रतिवेदन है वो भारत सरकार को सौंपे गए थे? तो वो आ जाएगा आपके 15 प्रतिवेदन है वो सौंपे गए थे। नेक्स्ट देखो 124 नंबर, संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल के क्रम से प्रस्तुतिकरण और तदनंतर उसके पारित किए जाने के वर्षों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यानी कब इसको प्रस्तुत किया गया और कब इसको पारित किया गया, उन दोनों साल को आपको संयोजित और उनका चयन करना था। तो इसमें आपका आ जाएगा 2011 के अंदर तो इसको प्रस्तुत किया गया और 2013 के अंदर इसको पारित किया गया भाई, 2011 से 2013 के मध्य। नेक्स्ट देखो भाई 125 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए एक कानून का ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क बनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश करने वाले कौन थे? तो वो आपके इसमें रहने वाला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सिफारिश की थी भाई। नेक्स्ट देखो 126 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? यानी कि आपने सूचना के लिए कुछ अपील की है या फिर कोई सूचना के लिए आपने कुछ भेजा है, रिपोर्ट लगाई है और आपको सूचना नहीं मिली है, तो आप कितने दिनों के बाद है वो प्रथम अपील कर सकते हैं? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई 30 दिन के बाद जो है वो प्रथम अपील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल की चयन समिति में कौन सदस्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन से सदस्य वो इसमें सम्मिलित नहीं थे? तो वो आपका जाएगा इसमें विधि और न्याय मंत्री जो है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन सम्मिलित है? तो इसमें आपके रहने वाला है प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य जो है वो इसमें शामिल रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 नंबर, वर्ष 2009 तक दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी कि वर्ष 2009 तक दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा वीरप्पा मोइली जो है वो इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखो भाई 130 नंबर क्वेश्चन,
शासन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति या आयोग ने झूठे दावे अधिनियमन का सुझाव दिया था? यानी कि शासन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति या आयोग ने झूठे दावे अधिनियम के लिए अधिनियमन का सुझाव दिया था? तो वो आपका जाएगा दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सिफारिश की थी, यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 नंबर, नागरिक उन्मुखता के लिए एक नया 7 चरणीय मॉडल निम्नांकित में से किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि जो नागरिक उन्मुखता है उनके लिए एक नया 7 चरणीय मॉडल निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया था कि 7 चरणीय मॉडल है वो आना चाहिए? तो ये सुझाव देने वाले आ जाएंगे आपके द्वितीय प्रशासनिक आयोग, द्वितीय सुधार प्रशासनिक आयोग। भाई सारे क्वेश्चन इसी में से दे दिए क्या आज? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सब में इसी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 नंबर, मंत्रियों को गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? यानी कि गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? तो ये आपका जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसकी सुझाव दिया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 नंबर, सूचना के अधिकार पर कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? यानी कि सूचना के जो अधिकार है इस पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो आपका जाएगा इसमें तमिलनाडु के द्वारा इसमें वो सबसे पहले कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट देखो भाई 134 नंबर, महानगरीय निगम के संदर्भ में एक पृथक ओम्बुड्समैन की रचना की जानी चाहिए, यह संस्तुति किसके द्वारा दी गई? तो ये स्तुति किसके द्वारा दी गई? तो वो आपके इसमें आ जाएगा वीरप्पा मोइली समिति के द्वारा ये कहा गया कि महानगरीय निगम के संदर्भ में एक पृथक ओम्बुड्समैन की रचना की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई 135 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए राज्य विधानसभा की एक अलग समिति की सिफारिश की गई? तो कौन से द्वितीय सुधार आयोग के अनुसार किस रिपोर्ट के स्थानीय निकायों के बारे में बताया गया? कौन सी रिपोर्ट थी? तो वो आपके 135 में रहने वाली स्थानीय अधिशासन भविष्य की और प्रेरणादायी यात्रा, इस रिपोर्ट के अनुसार ये अलग से एक समिति की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, के हनुमंतैया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था इसके अध्यक्ष थे के हनुमंतैया, ये कब अध्यक्ष बने थे? तो इसमें आपके रहने वाला है 1967 के अंदर, 1967 के अंदर ये अध्यक्ष बने थे के हनुमंतैया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई 137 नंबर दे रखा है आपको, स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई। तो स्वीडन के अंदर जो ओम्बुड्समैन संस्था है इसकी स्थापना कब की गई? तो वो आपका जाएगा 1809 के अंदर इस संस्था की स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 नंबर, भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में प्रस्तुत किया गया था? यानी कौन से प्रधानमंत्री के काल के अंदर सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है वो पारित किया गया था? तो इसमें आपके रहने वाला इंदिरा गांधी जी के समय है वो सबसे पहले ये प्रस्तुत किए गए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई, अध्यक्ष सहित है वो 9 सदस्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 नंबर, निम्नांकित में से सर्वप्रथम किस वर्ष में या किस वर्ष के लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को रखा गया था? तो इसमें कौन सा वर्ष रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके 1989 के अंदर है वो विधेयक न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते वो कानून बन गया, इनकी एक्ट बन गया। तो ये कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो आपका जाएगा भाई 1 जनवरी 2014 के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देखो भाई 142 नंबर, लोकपाल में न्यायिक सदस्य से इतर नियुक्त किए जाने वाले सदस्य के पास न्यूनतम कितने वर्ष की विशेषज्ञता होनी आवश्यक है? तो कितने वर्ष का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो इसमें आपके भाई रहने वाला है 25 वर्ष तक का उनको उस क्षेत्र का या उस वर्ष में विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो 25 वर्षों की विशेषज्ञता होनी चाहिए, न्यूनतम ये तो बहुत ही न्यूनतम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 143 नंबर, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश किस वर्ष से प्रभावी है? तो इसमें आपका जाएगा 1973 से ये प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट देखो भाई 144 नंबर, निम्न में से किसे राजस्थान में लोकायुक्त की अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर रखा गया?
तो लोकायुक्त की अधिकारिता से बाहर कौन से किस चीज़ को रखा गया, तो वो आपका आ जाएगा इसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस लोकायुक्त की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है इसके अंदर कुल कितने अध्याय है और उसमें कितनी धाराएं हैं, तो वो आ जाएगा आपके 6 तो है अध्याय और 31 है इसमें धाराएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आपके करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 नंबर दे रखा आपको, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सूचना के अधिकार में सम्मिलित है, यानी कि कौन कौन से अधिकार है जो सूचना के अधिकार में सम्मिलित है, इसमें से आपको पहचानना है। 3 अधिकार आपको दे रखे हैं। तो इसमें पहला अधिकार आपको दे रखा है कार्य, दस्तावेजों, फाइल अथवा रिकॉर्ड के निरीक्षण का अधिकार है वो सूचना के अधिकार में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी अधिकार है आपको, बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी आप प्राप्त कर सकते हो। फिर आता है कि वीडियो ऑडियो जैसे डिजिटल प्रारूप प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, बिल्कुल अगर उसका वीडियो अगर अवेलेबल है तो वीडियो, अगर ऑडियो है तो ऑडियो आप उसमें से प्राप्त करने का आपको पूरा अधिकार है। यानी कि इसमें से आपके 1, 2 और 3 कथन है वो कौन से रहने वाले हैं, सम्मिलित रहने वाले हैं भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 1, 2 और 3, यानी कि A, B, C तीनों इसमें आपके शामिल रहेगा, तो इसमें विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 147 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित जन सूचना पोर्टल का संबंध किस धारा से है। तो जो जन सूचना पोर्टल है इसका संबंध कौन सी धारा से रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके धारा नंबर 4(2) से इसका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 148 नंबर, RTI एक्ट 2005 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध की तारीख से कितने वर्ष पूर्व तक की सूचना मांगी जा सकती है। यानी कि RTI एक्ट के तहत आप सूचना मांग रहे हो, ये अनुरोध की तारीख से कितने वर्ष पूर्व तक की आप सूचनाएं मांग सकते हो, जहाँ तक कि सूचना उनके पास मतलब सुरक्षित रहती है कि इतने साल तक अगर आप पूर्व सूचना मांगोगे तो वो सूचना हमारे पास रहती है। उससे पहले कि अगर आप सूचना मांग रहे हो तो वो हमारे पास नहीं रहती है। तो कितने सालों तक की रहती है, तो वो आ जाएगा 20 साल तक। अगर आप आज रिपोर्ट लगाते हो तो आज से 20 साल पहले तक की अगर आप सूचनाएं जानना चाहते हो तो आपको आराम से वो सूचनाएं मिलने वाली है अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। यानी कि राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो इसमें आपके रहने वाला है अभी राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त एक बार मतलब जो ये RTI एक्ट होता है ना, तो आप सबसे मैं अपील करूँगा कि एक बार आप सभी इस एक्ट को लगाओ। आप जैसे आपके गांव में सरपंच है तो सरपंच ने क्या काम करवाया है आपके गांव के अंदर, उसकी RTI लगा दो आप कि मेरे को जानकारी चाहिए कि मेरे सरपंच ने 5 साल के अंदर क्या क्या काम करवाया है, कितना बजट आया है, ताकि आपको पता चले कि भाई RTI एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। और आपको पूरी की पूरी ऐसी जानकारी मिलेगी भाई फोटोकॉपी सहित कि ये काम हुआ है, इसका इतना पैसा आया है, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, इतना पैसा वहाँ खर्च हुआ, यानी कि सारी आप जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे अपील है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो एक बार आपके गाँव के RTI आप ज़रूर लगा कर ट्राई करें, इस कानून का एक बार आप कहते हैं ना वो प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 नंबर आपको दे रखा है, वर्तमान में कौन राजस्थान के सूचना आयुक्त नहीं है। तो राजस्थान के सूचना आयुक्त जो है वो कौन नहीं है वो आपको इसमें पहचानना है। तो वो आपका जाएगा श्री प्रताप कृष्ण लोहरा जो है वो राजस्थान के सूचना आयुक्त नहीं है, बाकी सभी सूचना आयुक्त रहे हुए हैं। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। और कैसा लगा सॉल्यूशन, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ग्रुपों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको पता ही है कि भाई 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, लेवल 1 की भी आ रही है, लेवल 2 साइंस मैथ से आ रही है, लेवल 2 और SST की टेस्ट सीरीज़ भी इस पर सॉल्व करवाई जा रही है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रख लेना है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हुई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।